आपका। आप देख रहे हैं हम लोग। पर्सनल लॉ यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ के सवाल पर सालों से बहस चली है और लगभग 30 साल गुजर गए हैं इस बात को जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी वो कानून जो सबके लिए बराबर हो, ताकि जो औरतें तलाक की समस्या से जूझ रही हैं उनको कानून की मदद मिल सके। लेकिन किसी भी सरकार में अब तक ये पॉलिटिकल विल नहीं रही है कि ये इम्प्लीमेंट किया जा सके और नतीजा ये कि फिर एक शाह बानो खड़ी हो गई हैं। वैसा ही मामला है शायरा बानो का, जो 2 बच्चों की मां हैं और जिनकी 15 साल की शादी को उनके पति ने चिट्ठी पर 3 तलाक यानी 3 दफा तलाक लिखकर खत्म कर दिया। तो पर्सनल लॉ का सवाल फिर से चर्चा में है क्योंकि शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे कबूल किया है। चीफ जस्टिस टी.एस. ठाकुर और जस्टिस यू ललित की बेंच ने कहा कि 3 तलाक यानी कि एक ही मौके पर 3 दफा तलाक जो दिया जाता है, जो प्रथा है, उसकी कानूनी वैधता पर गौर करना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई हक नहीं है कि इसमें दखल दें क्योंकि ये जो कानून है वो धर्म से जुड़ा हुआ है, ये संसद में नहीं बना। तो क्या ये वक्त आ गया है कि पर्सनल लॉ को ख़त्म किया जाए? क्या हिंदुस्तान को एक सिविल कोड पर चर्चा करने की ज़रूरत है? शायरा बानो के मामले ने ये सवाल हमारे सामने फिर से खड़े किए हैं। हमारे साथ जो पैनलिस्ट है उसमें सबसे खास मेहमान हैं शायरा बानो, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक के लिए पिटीशन दायर की है और इनके अलावा यहाँ पर इनके पिता भी मौजूद हैं और उनके पिता के साथ साथ इकबाल अहमद साहब और उसके अलावा उनके भाई हैं अरशद साहब। इसके हमारे जो बाकी मेहमान हैं मैं आपको उनसे मिला दूं। हमारे साथ शमीना शफीक हैं जो पूर्व सदस्य हैं नेशनल वुमेन कमीशन की, डॉक्टर शुरूर अली तुराबी हैं प्रवक्ता ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मुफ्ती एजाज अरशद कासमी एडिटर फतवा online.org और सदस्य हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के और दारुल उलूम देवबंद के भी प्रवक्ता रह चुके हैं। मुंबई से हमारे साथ हसीना खान जुड़ रही हैं जो कि महिला अधिकारों के लिए लड़ती हैं, बेबाग कलेक्टिव की संयोजक हैं, और मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महल जो लखनऊ ईदगाह के इमाम हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। शायरा बानो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आईं। मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ कि आपने जो पिटीशन दायर की है, आपकी शादी को 15 साल के करीब हो गए थे, क्या सब कुछ ठीक था शादी में और ये आपके लिए एक अचानक से एक ताज्जुब की बात थी कि एक दिन एक चिट्ठी आ गई तलाक की? शुरू से ऐसा होता था कि तलाक दे देंगे, तलाक दे देंगे। हाँ। उनके मतलब मेरे सास ससुर थे, वो भी ये तलाक दे देंगे, तलाक दे देंगे, मुझे डराते रहते थे। अगर ये ट्रिपल तलाक ना हो तो मतलब मुस्लिम महिलाएं हैं वो डर कर अपनी ज़िंदगी ना बसर करें। 15 साल बाद मेरा मतलब तलाक हो गया और ट्रिपल तलाक दिया, बाय पोस्ट द्वारा हमारे घर पे आया था और कह रहे थे कि मकान के कागज हैं, ये आ रहे हैं, इन्हें ले लेना। मेरे फादर से कहा, वो मतलब क्या कहते हैं बाय पोस्ट द्वारा तलाकनामा था। जी जी, बाय पोस्ट जब तलाकनामा आया तो अहमद साहब आपने ये फैसला कब किया? क्योंकि ये पूरे एक धर्म के खिलाफ बात जाती है और अभी भी आप देख रहे हैं कि तमाम जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसके खिलाफ हैं। एक बड़ी लड़ाई है ये, तो ये फैसला आप लोगों ने मिलजुल कर लिया होगा कि हम इसको चैलेंज करेंगे। जी हाँ, असल में क्या हुआ कि वो बाय पोस्ट इनका प्रॉब्लम तो चली रही थी बहुत दिन से। जी, शादी के होने के बाद जो उनके परिवार में जो सास ससुर वगैरह भी थे वो इनको टेंशन देते थे। उसके बाद 2-3 बार हम गए, कंप्रोमाइज़ किया, चलो ठीक है चलता रहेगा, कंप्रोमाइज़ होता रहा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो चीज़ें बढ़ती गई। कुछ डिमांड्स भी आई, डिमांड्स को करने के लिए अब इतनी ज़्यादा डिमांड्स होने लगी कि हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन वो हमने कहा ठीक है जैसे भी तैसे वो निभाते रहे। लेकिन निभाने के बाद फिर उसको टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया इन्होंने, मारना पीटना, घरेलू हिंसा भी शुरू हो गई इसके साथ, गला दबाना, मारना पीटना, हिंसा होने शुरू हो गई। लास्ट टाइम पे जो है ये बीमार पड़ने के बाद जो है इसको मुरादाबाद, यहाँ तक नहीं आया, मुरादाबाद में कहा मैं लेके आ रहा हूँ लड़की को, आप वहाँ ले लीजिए। तो मैं मुरादाबाद गया था, वहाँ से लेकर आया बेटी को और इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी। फिर हमने मुरादाबाद में ही वहाँ दिखाया डॉक्टर को, उसका ट्रीटमेंट अभी तक मैं कर रहा हूँ इसका। जी, अब अरशद आपकी बहन है ये, आप लोगों को कभी ये ख्याल आएगा अगर लगातार इतना टॉर्चर हो रहा है तो अपनी तरफ से खुद ही डिवोर्स के लिए इनिशिएट करते? आप लोगों ने ये नहीं सोचा था कभी? नहीं, हम तो सोच रहे थे जहाँ तक हो 2 बच्चे हैं अपना घर बना रहे, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन वही था कि वहाँ पर जब उन्होंने देखा अपनी तरफ से कि मर्द को तो इस्लाम में पूरा हुकूक दिया है तलाक का,
انہوں نے ایک ہی بار میں 3 طلاق دے کے اور ایک نوٹس بھیجا، اس میں جو ہے پاپا کے اور ماما کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ کیا ہے، بولے کہ میرے بیوی کو میرے گھر کو بگاڑ رہے ہیں یہ لوگ. اچھا، کورٹ کے دوارا، پریوارک کورٹ کے دوارا ایک لیٹر بھیجا تھا جو نوٹس آیا تھا ہمارے اوپر. طلاق نامہ بھیج دیا 3 دفعہ طلاق لکھ کر، تو طلاق ہو گیا، یہ فائنل مانا جائے گا؟ نہیں، بالکل اسلامی قانون کے مطابق ایک مجلس میں بھی اور ایک ساتھ بھی اگر 3 طلاق دی جاتی ہے تو اگرچہ اس کو بہت ہی برا سمجھا گیا ہے اور اس کی بہت ہی قباحت آئی ہے، لیکن وہ ویلیڈیٹی کے اعتبار سے جو ہے وہ 3 طلاق ویلڈ سمجھی جاتی ہے. اس لیے اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں. اسے طلاق بدعت کہتے ہیں اور یہ طلاق دینی بھی نہیں چاہیے. خود حدیث کے اندر اس کی بہت ہی زیادہ تنبیہ آئی ہے اور اس کو بہت زیادہ ممانعت آئی ہے. اللہ کے رسول نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا ہے ایسے لوگوں پر جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتے ہیں. ان کا جو طلاق ہے وہ طلاق مانا جائے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ 3 طلاق دے چکے ہیں تو اور انہوں نے لے لیا ہے تو وہ تو طلاق تو مانا ہی جائے گا. اس میں مولانا خالد رشید فرنگی صاحب، یہ جو 3 طلاق کا چلن ہے، جو اسلامی قانون ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اس میں بدلاؤ آئے؟ کیونکہ جو میری جانکاری ہے بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے اس میں بدلاؤ لایا ہے، جس میں بہت سارے اسلامی ملک ہیں، پاکستان ہو، چاہے آپ کے ایجپٹ ہو، ٹونیشیا ہے، ایران ہے. تو یہاں کیا اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے بدلاؤ کی؟ ایک سجیشن یہ بھی آیا تھا کہ یہ جو ٹرپل طلاق ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک طلاق اور دوسرے طلاق کو کہنے کے بیچ میں ایک وقت کا وقفہ ہونا چاہیے، کم سے کم 3 مہینے کا. اس سجھاؤ کو بھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس سے انکار کر دیا. کیوں آپ لوگوں کو لگتا نہیں کہ اس میں کوئی بدلاؤ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، طلاق کا قانون جو ہے وہ مسلم پرسنل لا اسلامی شریعت کا ایک قانون ہے اور یہ قانون قرآن اور حدیث پر بیس ہے اور اسلامی شریعت جو ہے وہ قرآن اور حدیث پر بیس کی ہوئی ہے اور ان دونوں سورسز سے 3 طلاق کا کانسیپٹ جو ہے وہ شامل ہے. اگر کوئی شخص بھی کسی قانون کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ اسی قانون کو ختم کر دیا جائے، بلکہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے موومنٹ تفہیم شریعت کے عنوان سے شروع کیا ہے، جس میں کہ مرد اور عورت دونوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کے کیا حقوق ہیں اور اسلامی شریعت کے مختلف قوانین کا آپ کس طریقے سے استعمال کریں. صرف میرے حساب سے یہ صرف مردوں کے حقوق ہیں کہ آپ یونیلیٹرلی ڈیورس دے سکتے ہیں، آپ 3 دفعہ کہہ سکتے ہیں طلاق اور طلاق ہو جائے گا. تو اس میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ آپ کو طلاق دے دیا گیا اور آپ طلاق کو ماننا ہوگا. دیکھیے، میں شیعہ مذہب کا نمائندہ ہوں اور شیعہ مذہب میں وربلی 3 بار طلاق دینا حرام ہے. یہ 3 وربلی طلاق ایک ساتھ دینا قرآن اور سنت سے کہیں سے پروف نہیں کرا جا سکتا ہے. جی مولانا رشید صاحب، یہ منع ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی کہ آپ جو 3 طلاق دیتے بھی ہیں تو ایک بار میں نہ دے دیں 3، بلکہ اس کے بیچ میں وقفہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ اس میں وقت ہونا چاہیے تاکہ کوئی ریکنسیلیشن کا وقت رہے. یہ منع نہیں ہے، بلکہ طلاق دینے کا جو احسن طریقہ قرار دیا گیا وہ یہ کہ ایک سٹنگ میں ایک طلاق دی جائے اور پھر عدت گزرنے کے بعد دوسری اور پھر عدت گزرنے کے بعد تیسری طلاق دی جائے. لیکن اگر کوئی ایک سٹنگ میں 3 طلاق دے دیتا ہے تو اگرچہ یہ طریقہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ 3 طلاق دی گئی ہیں تو وہ طلاق واقع ہو جائیں گی، یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. ابھی جو یہ مولانا صاحب بتا رہے ہیں اور مفتی صاحب نے بھی کہا، اس سے کس کو فائدہ ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ مردوں کو فائدہ ہے، سمپل سی بات ہے. اور کیونکہ مردوں کو فائدہ ہے اس لیے سارے کے سارے مرد ایک ساتھ مل کر فیصلہ کر رہے ہیں عورت کا، بجائے بغیر یہ سوچے ہوئے کہ عورت اور اس کے بچوں اور اس کے خاندان پر کیا اثر پڑتا ہے اس بات کا. ابھی یہاں بہت لوگوں نے کہا کہ طلاق احسن صحیح طریقہ ہے طلاق دینے کا، حالانکہ ورڈ ضرور جوڑ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ٹرپل طلاق اگر دے دی گئی ہے، یہاں تو مطلب وربلی بھی نہیں بولا گیا ہے، تو ایک چٹھی لکھ کر بھیج دی گئی. آج کل تو واٹس ایپ پہ کر دیں گے، فیس بک پہ، ای میل پہ. تو آپ مجھے بتائیں، مطلب عورت وہاں اپنی بات کہنے کے لیے بھی بیٹھی نہیں ہے، اپنی سنوائی کروانے کے لیے بھی نہیں بیٹھی ہے. اور جب یہاں پر پرسنل لا بورڈ کے جو سرپرست لوگ ہیں، جو لوگ ہیں، وہ جب کھلے عام ٹی وی چینلز پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب طلاق احسن صحیح طریقہ ہے، مگر اگر ٹرپل طلاق دے دیں تو وہ بھی جائز ہے، تو مردوں کو تو آپ کھلی چھوٹ دے رہے ہیں کہ طلاق احسن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹرپل طلاق دیں، کیونکہ ہم اس کو کبھی بھی غیر مناسب نہیں کہیں گے. اب ایسے حالات میں عورت کہاں جائے؟ دارالقضاء کی بات کی جاتی ہے کہ دارالقضاء میں جا کر وہ اپنی بات کہہ سکتی ہے. کتنی عورتیں ہیں، شاعرہ بانو بیٹھی ہیں، ان سے پوچھیں، پڑھی لکھی ہیں، کیا ان کو معلوم تھا کہ دارالقضاء جیسی کوئی چیز بھی ہے ہندوستان میں؟ دارالقضاء میں کیا آپ کو جانکاری تھی اس بارے میں؟
नहीं थी, मैं पहले पूछ चुकी हूँ। असल में हो क्या रहा है कि जितना भी डिस्कोर्स और डायलॉग है वो एक चंद लोगों के बीच में हो रहा है। समाज में जो लोग हैं, जो इस्लाम हैं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मदरसों में जा रहे हैं। देखें तो 4% लोग हैं जो मदरसों में जा रहे हैं, मुसलमान बच्चे, बाकी तो सब दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। समाज ऐसा नहीं है कि घेटोइज्म हर जगह है, अलग अलग जगहों पर लोग रह रहे हैं। तो ये मुझे लगता है पर्सनल लॉ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो चीख के पुकार के ये कहे कि अगर ट्रिपल तलाक, पहली तो बात तो ट्रिपल तलाक बैन कर देनी चाहिए। जब बाकी देशों में बैन हो सकती है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं? अगर हुजूर को भी ये सख्त नापसंद थी, अल्लाह ताला को भी ये सख्त नापसंद है, तो इसको बैन करने में गुरेज क्या है? अगर इससे हमारी आधी आबादी, हमारी औरतें इस कदर टेंशन में रहती, औरत के सर पर निकाह के बाद से एक तलवार लटकती रहती है कि तुमने नहीं किया तो तलाक दे दिएंगे, तुमने ये नहीं किया तुम्हें तलाक दे। सास वो ताना देती है, ससुर वो अगर नहीं चाहते तो ताना देते हैं। तो एक औरत के सर पर आपने तलवार शुरू जो कि लगातार इनके मामले में हो रहा था, जैसे इनके फादर वालिद साहब कह रहे हैं कि लगातार धमकी दी जाती थी। मैं आपको बताऊं नगमा, ये हर घर की तकरीबन कहानी है, पढ़े लिखे से लेके और बेपढ़े लोगों तक, औरत के सर पर एक तलवार लटकती रहती है। हसीना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप बेबाक कलेक्टिव की संयोजक हैं, सब जुड़ी हुई हैं, ऐसे मामलों के लिए आप लड़ती हैं। ये लगातार औरतों के सर पर एक तलवार लटकती है और ये बड़ी एक सच्चाई है। फिर जैसा यहाँ पर शमीना कह रही थी कि ट्रिपल तलाक को बैन कर देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मैं समीना से सहमत हूँ कि ये एक तरफा तलाक या 3 महीने में एक तलाक देने का जो एक तरीका है उसे ज़रूर बैन करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ 3 तलाक या 3 महीने में एक तलाक ही नहीं है। ये एक पावर है जो सिर्फ एक मर्दों को देता है। और यहाँ पर एक शादी जो एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में हम देखते हैं कि पूरी तरह से मर्दों की सेक्सुअलिटी को लेकर जो पॉलीगेमी अलाउ है या उसके वाइफ की कंसर्न के बगैर जो डिवोर्स का जो तरीका है वो एक पावर है। तो इस पावर को जो है वो चैलेंज करने की ज़रूरत है। शमीना, आपको लगता है कि औरत वर्सेस मर्द की लड़ाई इस्लाम के अंदर भी बन गई है? क्योंकि आप हैं, हसीना हैं, आप लोग एक बात कह रही हैं और जो मर्द हैं तमाम वो एक अलग बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ठीक है, ये मर्द वर्सेस औरत दिख रहा है, मगर पर्सनल लॉ बोर्ड में भी तो औरतें हैं। वो क्यों सामने आकर अपना स्टैंड नहीं बयान कर रही हैं? वो क्यों नहीं बता रही हैं? क्योंकि वो बिहाइंड द कैमरा वो वही कहती हैं जो हम कह रहे हैं। मेरी पर्सनल लॉ बोर्ड में जितनी भी मेंबरान हैं उनमें से 2-3 से बात हुई है, वो बिहाइंड द कैमरा वही बात कह रही हैं जो हम कह रहे हैं, जो ये कह रही हैं, मगर उनकी हिम्मत नहीं कि वो सामने आकर कह सके, क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड में भी इक्वालिटी नहीं है। मर्द का ज्यादा है, औरत कम है। मैं नहीं कहती कि तलाक एहसन को बिल्कुल आप हटा दें, क्योंकि हम जो भी जस्टिस चाहते हैं वो विद इन इस्लामिक स्क्रिप्चर्स चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें कहीं सुप्रीम कोर्ट आकर कहे, कहीं कोई कोर्ट कहे, मगर विद इन इस्लामिक स्क्रिप्चर्स हमें जो चीज हमारा हक है वो तो दे दीजिए। हमारा हक है कि तलाक एहसन के जरिए से पहले बैठकर सुलहनामा हो। भाई इद्दत का वक्त क्यों दिया जाता है? इसीलिए दिया जाता है कि हो सकता है कूलिंग पीरियड होता है एक तरीके से, कि अगर औरत मर्द में कहीं कोई गुस्सा हो, कोई नाइत्तफाकी हो, कोई गलतफहमी पैदा हो गई हो तो वो दूर हो सके। दोनों तरफ के गवाह बैठते हैं, वो कोशिश करते हैं कि सुलहनामा हो, मगर यहाँ तो उसकी गुंजाइश खत्म कर दी जा रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि नहीं साहब, आप ट्रिपल तलाक दें, जिसकी मर्जी से दें। मुझे लगता है इस्लाम में जितनी क्वालिटी है किसी और मजहब में नहीं है। खुला की इजाजत, खुला का हक औरत को है इस्लाम में, जो और कहीं नहीं है। औरत अगर चाहे और अपनी शादी से नाखुश है तो वो खुला की डिमांड कर सकती है। मुझे आप बताएं कि पर्सनल लॉ बोर्ड या और भी जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार संस्थाएं हैं, वो कितनी पुरजोर तरीके से इस बात को बताती हैं, जुमा खुतबा में बताती हैं, मर्दों को खास तौर से बताती हैं कि तुम अपनी औरत के साथ बदतमीजी मत करो, क्योंकि औरत को अल्लाह पाक ने इस्लाम ने ये हक दिया है औरतों को खुला का, यानी कि औरतें खुद अगर चाहें तो तलाक लेने के लिए एक इनिशिएटिव कर सकती हैं, वो पहल कर सकती हैं। क्यों कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग किसी तरह के बदलाव की? जो शमीना बात कह रही हैं कि क्या इस्लामिक कानून के अंदर रहते रहते भी किसी तरह के बदलाव की गुंजाइश है? पाकिस्तान में कैसे गुंजाइश बनी, ईरान में गुंजाइश क्यों बनी, ट्यूनीशिया में, इजिप्ट में, यहाँ तमाम जगहों में इसको बदला गया है। तो क्यों हम ही सबसे ज्यादा सोच रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ये मजहब के खिलाफ हो जाएगा? उसको समझने का फेर है।
सच्चाई यह है कि कहीं भी किसी भी तौर पर किसी का हक दबाया नहीं जाता। अगर ये जैसे कहती हैं कि मर्द एक अभी इस मेंटलिटी मामले के में तहत, क्या हुआ है? इनको कोई हक था अपनी बात कहने का? इनको कोई इनको हक हक था। इनको दारुल कज़ा अगर जाती तो इनके जो भी हुकूक है, एक तो यह है कि इनके तलाक मामला तो दे दी पहले से, पर तलाक तो दे दी गई इनके पास। जब अब तलाकनामा दारुल आ कज़ा गया, क्या आपने कहा कि करेंगे? वो फाइनल हो गया, तब उसके आगे क्या? उसके बाद ये लड़ती रहे तो वो उसके तलाक के बाद अब आगे ये क्या चाहती है? अब वैसे भी पहले ये दोनों तलाक के निबाह नहीं की होनी शक्ल चाहिए। नहीं हो रही ठीक है, थी, एक तलाक ही मिनट, नहीं होनी तलाक चाहिए। नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की निबाह की कोई शक्ल नहीं है नहीं तो तो फिर क्या उसके होगा? लिए आपने गुंजाइश नहीं छोड़ी। क्या तलाक होगा? एहसन के जरिए आप वो गुंजाइश छोड़ सकते थे। तो तलाक मगर एहसन को तलाक कौन के- इनकार कर तो रहा है? तलाक आप ये एहसन क्यों देना कह रहे? चाहिए, 3 महीने में मगर 3 मौलाना तलाक साहब, होनी आप खुद चाहिए। जानते हैं इस लेकिन बात ये को। कि ये शायरा, मैं तलाक आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब कोई सुलह की गुंजाइश नहीं थी, आप शादी से खुश नहीं थी, जैसे ये पूछ रहे हैं, अब आप क्या चाहती हैं? क्या आप उनके पास वापस जाना चाहेंगी? जी नहीं। वापस नहीं आना चाहती हैं, पर आपकी शिकायत क्या है कि आपको बिना कोई हक मिले या आपको कुछ कहने का वक्त नहीं मिला और उन्होंने खत भेज के तलाक दे दिया? क्या ये इस्लामी तब ये तलाक जो दे दिया, तब इसके बाद आपके जो हुकूक हैं, तलाक के बाद के हुकूक, क्या वो हुकूक आपको नहीं मिल रहे हैं? क्या आपको महर की रकम नहीं मिल रही है? क्या आपको नफके नहीं मिल रहे हैं? क्या आपके बच्चों के अखराजात नहीं मिल रहे आप हैं? उनको बोलने दीजिए। जी, शायरा, 15,651 रुपए से जिंदगी कट जाएगी। कितने? 15,651 रुपए। 15,651 इद्दत मिला के जी। इतना ये पैसा, कुल पैसे हैं जो आपको ये मिले इतना हैं। पैसा मिला है, उन्होंने भेजा है, तो इससे जिंदगी कट जाएगी। सिर्फ इद्दत के जो अयाम के जो अखराजात हैं वो सिर्फ दिए जाते हैं, और जो महर की रकम होती है अगर बाकी होती है तो वो दिए जाते हैं, और बाकी बच्चे अगर छोटे हैं तो उनके सारे अखराजात दिए मौलाना जाएंगे। खालिद रशीद साहब, शायरा जो सवाल पूछ रही है कि उनके हुकूक का क्या, उनके तलाक के बाद क्या हुकूक है? अगर वो 15,000 रुपए दे दिए गए तो उससे उनको जिंदगी भर खुश रहना चाहिए। अब देखिए, पहले ही बात इनके वाले साहब ने यह फरमाई है कि वो डिमांड करता था, टॉर्चर करता था, इनके साथ जुल्म ज्यादती करता था। तो सवाल ये है कि कोर्ट में आईपीसी के जो मुख्तलिफ दफ़ा हैं उनके तहत ये मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? सिर्फ तलाक ही को मौजू बहस क्यों बनाया जा रहा वो बात को है? फिर ये सुलझाना वापस चाहते जाने थे। के लिए शौहर के पास तैयार नहीं, तो तलाक ही वाहिद रास्ता रह जाता था। इनको पूरा हक है कि इनकी इद्दत की मुद्दत का जो भी खर्चा है वो इनके शौहर दें, और इनके बच्चों की जो भी पढ़ाई या उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी इनके शौहर पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उनको दें। और एक बात और सबको मालूम होनी चाहिए कि मजहब इस्लाम में सिर्फ तलाक देने का हक जो है वो मर्दों को नहीं है, बल्कि फस्ख निकाह का भी लॉ मौजूद है, खुला का भी कानून मौजूद है। और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दारुल क़ज़ा ऑल ओवर इंडिया कायम किए हैं, उसका बुनियादी मकसद ही यही है कि औरतों को सही तौर पर उनके हुकूक और उनके साथ इंसाफ किया जाए। इस्लाम जो है कुरान और हदीस से चलता है, देखिए क्या ये बाई पोस्ट लेटर भेज के साबित करा जा सकता है कि ये कुरान और हदीस से साबित है ये तरीका तलाक देने का? ये बिल्कुल एक औरत की जिंदगी से खेलने का तरीका है, और ये कहीं से कहीं तक साबित नहीं, यहाँ से 1400 साल तक साबित नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान और हदीस दोनों से साबित है। हदीस सेक्ट के अंदर ये एक लंबी फिक्री मैं पूछना चाहती हूँ, जो क्या ये कुरान और हदीस से साबित कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह के वक्त में लेटर भेज के तलाक दी गई? और हुज्जत हमारे ऊपर अल्लाह के रसूल और सुन्नत, यानी कुरान और सुन्नत हमारे लिए हुज्जत है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वर्बल तलाक नहीं देनी चाहिए, रिटर्न में होनी चाहिए, तो बैठ के होना चाहिए। नहीं तो दूसरी रिटर्न, तरफ ये कहते हैं क्या कि ये रिटर्न लेटर तलाक भेज नहीं के अल्लाह के होनी रसूल के वक्त में मुफ्ती तलाक साहब, देना? आपके बैठ हिसाब के से तलाक होनी चाहिए। क्या लेटर, क्या लेटर का फेसबुक कोई था उस वक्त, लेटर क्या का कोई व्हाट्सएप था कैसी उस बात आप वक्त? कर रहे हैं? कुरान और क्या हदीस से ईमेल साबित थे नहीं। उस वक्त? अभी मैंने एक हदीस पढ़ करके सुनाई थी। आप रसूलुल्लाह के वक्त में साबित करिए कि रसूलुल्लाह के किस तरीके जमाने में से एक सहाबी लेटर आए। भेज के मैं तलाक दी एक गई। छोटा सा मिसाल दे देता हूँ, सिर्फ एक सेकंड में। उनके हिसाब से उनके हिसाब से मैं बता स्काइप रहा के हूँ। जरिए, फेसबुक के जरिए, SMS जमाने के में तो जरिए, कुछ सबके नहीं था जरिए ना, तलाक मौलाना जायज है, कोई लिख मवासलात दे के देगा। जो भी बेहतर और मुअस्सिर तरीके हैं और ऑथेंटिक तरीके हैं, एक दूसरे एक औरत की कम्युनिकेशन जिंदगी खत्म हो रही है सिर्फ एक लेटर के ऊपर। अरे उसके जरिए से दुनिया के सारे निजाम चल रहे हैं स्काइप के जरिए से, तो ये हमारा जो घरेलू जिंदगी है वो मतलब निजाम स्काइप के सिस्टम जरिए भी नहीं तलाक चलेगा। हो जाए, इसमें कोई सबके जरिए से टेक्नोलॉजी जो भी- को एक्सेप्ट नहीं, कर रहे एक हैं, दूसरे SMS के जरिए भी। जो ऑथेंटिक तरीका है, अगर ऑथेंटिक मालूम हो कि उसी के नंबर से उसी ने भेजा है, हाँ। कोई दूसरा नहीं तो हुआ, क्या ऐसा एक कैसे मिनट साबित नहीं हुआ मुफ्ती है? साहब, एक बात मैं Misuse समझना नहीं चाहती हुआ हूँ है। कि फिर औरतों को ये हक है कि वो भी SMS या स्काइप के जरिए औरतों- खुला ले लें? नहीं, औरतों को भी ये हक है कि औरतों को तो ये हक नहीं है। स्काइप के जरिए से दे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन दे, और उसके बाद फर्स्ट के लिए भी ठीक जो है। वो कायम करे, मर्द हुक्म मर्द दे, से औरत ज्यादा हुकूक एप्लीकेशन औरतों दे। तो को मैं ये हासिल है। पूछना इस्लाम चाहती नहीं है। हूँ, मर्द से मर्द ज्यादा हुक्म जो दे, है उसको औरत हासिल है। एप्लीकेशन दे। इसमें इसका सिर्फ नाम फर्क इस्लाम इतना नहीं ही है। है।
मौलाना खालिद रशीद साहब, मैं पूछना चाहती हूँ, एक मिनट, इस्लाम में जेंडर जस्टिस, डायरेक्ट ले सकती एक मिनट, बिल्कुल अरे बैठ पर के मुताला अपने करके आइए, खामखा लोगों के साथ बैठ के ले क्यों सकते शिया फिरका को बदनाम कर रहे हैं? जी नहीं, आप इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या इस्लाम के समझ में, क्योंकि इस्लाम के कानून जो थे और अब का जो वक्त है उसमें गुंजाइश होनी चाहिए कि उसको आप अब के वक्त में किस तरह समझें, बदलें। बदलने की बात भी नहीं है, इंटरप्रिटेशन की बात है। तर्जुमा भी बहुत बार अलग अलग होता है, उसमें भी लोगों की समझ बदल जाती है। मैं पूछ रही हूँ कि जितने मुल्कों में उसमें बदलाव आया है, तो यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना रिजिड क्यों है? क्यों उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हाँ कहें कि कम से कम हम गौर कर सकते हैं कि बाकी मुल्कों ने क्या किया है? कोई रिजिडिटी का यहाँ पे सवाल नहीं है। अगर आप देखें तो मजहब इस्लाम वो वाहिद मजहब है जिसने औरतों को मर्दों से ज्यादा हुकूक दिए, चाहे आप फिर मजहब इस्लाम में तो है, पर मैं पूछ रही हूँ कि पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर्टी में भी हक है, में भी हक है। ये जो ये बात कह रहे हैं कि हुजूर के जमाने में क्या खत नहीं भेजा जाता था, ये इनकी बात बहुत ही ज्यादा बेबुनियाद है। टर्की, टूनीशिया, इजिप्ट, मोरक्को, पाकिस्तान, सबने इसमें तब्दीली की है। कुरान में ये कानून जो है वो है, पर उसको समझने में, वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उनमें बदलाव आया है। निकाह के वक्त जो है एक मुआहदे के तहत वहाँ पर ये लिख दिया जाता है कि हम साथ 3 तलाक नहीं देंगे। ये दीगर ममालिक की आप बातें कर रही हैं, ये दूसरे ममालिक में ये मॉडल निकाहनामा की बात है कि उस निकाहनामा के वक्त ही मॉडल निकाहनामा भी तैयार करें। मॉडल निकाहनामा भी हमारे यहाँ तैयार हुआ है और उस पर भी काम हो रहा है। देखिए इसका ताल्लुक जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका ताल्लुक जो है सिर्फ और सिर्फ समाजी बुराई से है। मैं हसीना से भी पूछना चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन है और बदलाव की कोई गुंजाइश, ये लोग मानने को तैयार नहीं, पर आप लोग क्या चाहती हैं कि किस तरह का बदलाव इसमें आना चाहिए? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इतिहास ये है कि उन्होंने हमेशा मुस्लिम विमेंस राइट्स के बारे में कभी भी कोई भी प्रोग्रेसिव, कोई भी एजुकेशन या लाइवलीहुड या अलग अलग किसी इश्यूज के ऊपर कभी भी उन्होंने एक प्रोग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया है। इनकी ये बात कहना कि पर्सनल लॉ बोर्ड औरतों के हकूक की बात नहीं करता, ये बिल्कुल ही बेसलेस बात है। मौलाना साहब, आपने क्या किया जब शाबानो का जब मैटर था, तो आप लोगों ने स्टेट के साथ मिलकर शाबानो के पूरे उस मसले को ऐसा पूरा बदलाव किया जिससे बार बार ये माहौल होता है कि अगर कोई औरत कोर्ट में जाएंगी तो शाबानो वाला माहौल बन जाएगा। शाबानो वाला माहौल बनेगा नहीं आज की तारीख में, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान औरतें और बहुत सारी औरतों के संगठन सड़कों पर आई है।